नमस्कार दोस्तों। आज चैप्टर शुरू करेंगे पार्टनरशिप। एनपीओ चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। अब शुरू करेंगे पार्टनरशिप। जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा पार्टनरशिप वाला चैप्टर। पार्टनरशिप का चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, क्यों पार्टनरशिप के लिए अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्यों उसके लिए अकाउंटिंग सीख रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले पार्टनरशिप के डेफिनेशंस में या उसके मीनिंग की तरफ अपन बढ़ेंगे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप। दो चीज़ें होती हैं, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। इससे पहले आप ये समझ लिए, जब भी कोई अपन जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं। मेनली क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अकाउंटिंग करते हैं अपन। जो अकाउंटिंग करते हैं अपन वो कौन सी किसके लिए करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको लेके अपन अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। अब जब कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो दो तरीक़ों से वो बिज़नेस कर सकता है। क्या, या तो वो खुद अकेला जाएगा और बिज़नेस लगाएगा, मतलब बिज़नेस करेगा खुद अकेला, या हो सकता है किसी के साथ मिलके वो बिज़नेस कर रहा हो। जब इंसान खुद अकेला बिज़नेस करता है यानी वो खुद ही पैसा लगाता है, खुद ही उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो खुद ही लेता है। सिंगल पर्सन जो करता है वो खुद ही पैसा लगाता है, और जो पैसे लगाने से जो प्रॉफिट हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, वो उसको खुद ही जो है प्राप्त करता है। तो वो सारे बिजनेस क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स बिजनेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटर्स मतलब एक अकेले आदमी के बिजनेस है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलके, एक पर्सन दूसरे पर्सन या बहुत सारे पर्सन आपस में मिलके एक कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी मोर देन वन की बात हो रही है यहाँ पे। मोर देन वन पर्सन अगर मिल के बिजनेस कर रहे हैं, उसमें मिल के जो है कैपिटल लगा रहे हैं, मिल के उससे कैपिटल से और बिजनेस करने से जो पैसा आ रहा है उसको मिल के शेयर कर रहे हैं, तो उस जो शेयर करने वाला जो बिजनेस है मोर देन वन पर्सन कर रहे हैं, इसको पार्टनरशिप बोल के चलेंगे। पार्टनरशिप को हिंदी में सीधे सीधे बोलते हैं साझेदारी। मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति मिलके, एक से ज़्यादा पर्सन मिलके उस बिज़नेस को जो है चला रहे हैं, और उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको वो शेयर कर रहे हैं। एक जो प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें उस प्रॉफिट को शेयर कर रहे होते हैं वो। तो उस जो ये टाइप का बिज़नेस है इसको बोलते हैं पार्टनरशिप वाला बिज़नेस, इसको पार्टनरशिप बोलते हैं। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन ने ले ली कि पार्टनरशिप होता क्या है, जहाँ पे मतलब एक से ज़्यादा पर्सन मिलके बिजनेस कर रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं और उससे रिटर्न कमा रहे हैं, वो पार्टनरशिप का बिजनेस है। अब पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये फीचर्स जो हैं यही अपने को अकाउंटिंग में आगे हेल्प करने वाले हैं। इसी फीचर्स के थ्रू अपन अकाउंटिंग करेंगे। जो असेंशियल फीचर्स हैं, मेन फीचर्स की अपन यहाँ पे जो बेसिक अकाउंटिंग के तौर पे ज़रूरी हैं समझने, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं अकाउंटिंग के, सॉरी पार्टनरशिप के, लेकिन यहाँ पे जो अपने लिए अकाउंटिंग के लिए जो ज़रूरी हैं वो वाले फीचर की अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अकाउंटिंग वाले फीचर्स को। अब अकाउंटिंग फीचर्स के लिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि पार्टनरशिप के कितने लोग मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर मिनिमम पार्टनर्स की बात करूँ तो कम से कम दो पर्सन जो हैं होने चाहिए। अगर एक सिंगल पर्सन है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में चला जाएगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा पर्सन हैं तो वो पार्टनरशिप में काउंट हो जाएंगे। ये लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। दो लोग जो हैं कम से कम पार्टनर होने चाहिए वहाँ पे। अगर मैक्सिमम की बात करें, यही आप मैक्सिमम पार्टनर्स की बात करें तो देखो, इसका मैक्सिमम जो डिसाइड करने का पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है कि मैक्सिमम कितने पर्सन एक पार्टनरशिप में रख सकते हैं। ये जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जहाँ पर जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो डिसाइड कर सकते हैं ये किसके हिसाब से है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। कंपनीज एक्ट के सेक्शंस के हिसाब से कंपनीज एक्ट बोलता है कि ये जो डिसाइड करने का पावर होगा वो गवर्नमेंट के पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स। लेकिन गवर्नमेंट भी 100 से ज़्यादा डिसाइड नहीं कर सकती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम 100 रखेगी वो पार्टनर्स की लिमिट को। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वहाँ पे क्या रख रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है प्रिस्क्राइब कर रखा है कितने, मैक्सिमम 50%। मतलब मैक्सिमम अभी आज की डेट में अपन बात करें जो प्रेजेंट सिनेरियो है वहाँ पे मैक्सिमम एक पार्टनरशिप में कितने लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। 50 पार्टनर्स से ज़्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा पर्सन मिलके पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। इसके साथ में बाद में अगर बात करें तो एक आता है माइनर एज ए पार्टनर की। क्या, एक जो 18 साल से कम पर्सन का इमेच्योर पर्सन होता है, माइनर एक पर्सन है, तो क्या वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, क्या उस बिजनेस में पार्टनर बन सकता है। तो देखो इसके क्या है, इसका रूल क्या है, इसके लिए ऐसा है कि माइनर पार्टनर्स तो बन सकता है, माइनर कैन बी एडेड पार्टनर, लेकिन इसका रूल ये है कि वो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करेगा। मतलब अगर उन्होंने जैसे ये समझ लिए पार्टनरशिप ने बिजनेस किया,
पार्टनरशिप ने बिजनेस किया और उससे दो चीज़ें हो सकती है, साल के एंड में या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो माइनर अपना हिस्सा इसमें से ले लेगा, वो जो माइनर पार्टनर है वो पर्सन इसमें से हिस्सा ले लेगा। लेकिन अगर लॉस होता है तो ये अपना माइनर जो है अपना हिस्सा, इसको लॉस में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसके जो लॉस का पार्ट है वो बाकी जो नॉन माइनर पार्टनर है, मतलब जो मेजर पार्टनर्स हैं, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या हो सकता है उन्होंने कोई प्री डिसाइडेड रेशियो रखा हो, तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्री डिसाइडेड रेशियो में उसके लॉस को बियर करेंगे कौन? मेजर पार्टनर। माइनर पार्टनर के लॉस को मेजर पार्टनर्स बियर करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कर में जो है माइनर पार्टनर अपना हिस्सा ले लेगा, अपना शेयर ले लेगा और वो पार्टनर बन सकता है। इसके बाद में कुछ ये एग्री का मतलब होता है एग्रीमेंट है, ये है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है पार्टनरशिप जब भी होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी एक एग्रीमेंट होता है कि वो किस हिसाब से उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे, किस हिसाब से उस बिजनेस में पैसा लगाएंगे। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया हुआ होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे वो पार्टनरशिप डिसाइड होती है। तो पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। जो पार्टनर होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न ही हो, रिटर्न फॉर्म में ही हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो वो भी वैलिड होता है, ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है। रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट का एक क्या होता है? प्रूफ होता है। इसलिए बेटर एडवाइजेबल क्या होता है कि वो जो पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टनर्स, वो रिटर्न में एग्रीमेंट करें। लेकिन अगर जो एग्रीमेंट है वो ओरल में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। और उस ओरल एग्रीमेंट के हिसाब से भी बिजनेस कैरी ऑन किया जा सकता है। बिजनेस के नेक्स्ट फीचर क्या है इसका? जो है बिजनेस की, मतलब अगर दो लोग मिलके कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। वो एग्रीमेंट जो है ना शुड बी कैरी ऑन सम बिजनेस। लेकिन देखिए, अगर ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए है, चैरिटी के लिए है, ये कोई दो लोग मिलके चैरिटी का काम कर रहे हैं, तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते, वो ट्रस्ट के अंडर चला जाएगा। लेकिन अगर वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो वो बिजनेस में काउंट होगा और जो है पार्टनरशिप बिजनेस कर सकती है। कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए पार्टनरशिप को, तभी वो एक वैलिड पार्टनरशिप बनेगी। इसके बाद में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात आती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में कहता है कि अगर जो पर्सन बिजनेस करेंगे, दोनों पर्सन या दो से ज़्यादा जो पर्सन होते हैं, उनके बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है। और उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे जो एंड में जो भी पार्टनरशिप को गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो डिवाइड करते हैं। उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को उसके हिसाब से प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं ईयर एंड में, और वो उनको कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है। तो लिखा हुआ है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें लिखा होना चाहिए कि किस बेस पे इनका जो है प्रॉफिट ईयर एंड में शेयर करने वाला है, वो होना चाहिए। और लास्ट में आता है एक लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब ये बहुत काम में आता है अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ईच पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली with all other partners severally to थर्ड पार्टी। किसके लिए लाइबल होंगे? थर्ड पार्टी के लिए। फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, जो फर्म ने काम किए हैं उसके लिए। वाइल ही इज अ पार्टनर, जिस टाइम पे वो पार्टनर थे और उस टाइम पे फर्म ने जो भी काम किए होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स किए होंगे, उनके लिए वो सभी मिलकर लाइबल होंगे। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है अभी बताते हैं। अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है? द implies that his private asset can be also be used for paying of the firm's debt। क्या होता है? देखिए, जो फर्म के पार्टनर्स होते हैं ना, फर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं ना, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब अगर मान लीजिए फर्म कोई भी एक्ट करती है, फर्म जो भी बिजनेस कर रही है, फर्म डूइंग जो भी बिजनेस, उससे फर्म को लॉस होता है और उसके बाद में फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है। फर्म को लॉस हुआ है और फर्म इंसॉल्वेंट हो गई है, अनेबल टू पे क्रेडिटर्स। अब फर्म के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने क्रेडिटर्स को पूरा अमाउंट चुका सके, तो जो बच गया, जितना भी पैसा फर्म नहीं चुका पा रही है, वो क्या होगा? पार्टनर अपनी एसेट, अपनी पर्सनल एसेट बचेंगे, पार्टनर्स shall be liable
टू पे टू थर्ड पार्टी। क्या होगा, पार्टनर्स जो है अपनी पर्सनल एसेट बेचेंगे और उस थर्ड पार्टी का पेमेंट करेंगे, इसलिए इनकी लाइबिलिटी को बोला जाता है अनलिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि फर्म के पास जितनी एसेट पड़ी हैं, सिर्फ उनको बेचा जाएगा। फर्म के पास जितनी भी एसेट होगी उनको बेच देंगे और उससे जितना भी चुकता होगा वो सबको पे कर देंगे। लेकिन अनलिमिटेड का मतलब है फर्म की सारी एसेट बेच देंगे अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, और उसके बाद भी कोई थर्ड पार्टी को जो है पेमेंट ड्यू रह जाता है, उनका पेमेंट कोई भी बकाया रहता है, तो उस पेमेंट को पे करने के लिए जो पार्टनर्स हैं अपनी पर्सनल एसेट को सेल करेंगे, पर्सनल एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे और उससे जो भी रिसीट होगी उससे वो थर्ड पार्टी को पे करेंगे। तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती है। लिमिटेड होती है कौन से केस में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में। ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, बस इसका एक मेन फीचर यही है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मेन बेनिफिट ऑफ एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मेन बेनिफिट एलएलपी का क्या है, इज दैट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड। यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब अगर फर्म अनेबल टू पे क्रेडिटर्स देन जो पार्टनर्स हैं वो शेल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल। उसके लिए पार्टनर्स कहीं से भी जिम्मेदार नहीं होंगे। जितनी फर्म के पास एसेट होगी उनको सेल किया जाएगा, टोटल एसेट सेल कर दी जाएगी और उस एसेट से जो भी जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा पे टू क्रेडिटर्स, फर्म के जो भी मांगने वाले होंगे उनको वो पैसा चुका दिया जाएगा। अगर कंप्लीटली वो पैसा नहीं चुक पाता है तो भी फर्म पार्टनर्स पर्सनली रूप से लायबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस, दोनों में से एक मेजर डिफरेंस और है जो अपने नॉर्मल पार्टनरशिप ऊपर डिस्कस की, वो नॉर्मल पार्टनरशिप है और एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी है। देखिए एलएलपी क्या होती है, एक तरह से ये कंपनी होती है, एक तरह से क्या होती है तो पार्टनरशिप, लेकिन ये एक तरह से बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में पहचानी जाती है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है उसके पास होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज रजिस्ट्रार के पास होता है। लेकिन अगर नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करूं तो इनके लिए जो है पार्टनरशिप रजिस्ट्रार के पास होता है। पार्टनरशिप के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास इनका रजिस्ट्रेशन होता है, जबकि एलएलपी का कंपनीज रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन होता है। तो ऐसे करके अपन ने इसके एसेंशियल फीचर्स देखें। अब आगे देखते हैं। अब कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग। कुछ प्रोविजंस हैं जो अकाउंटिंग के ड्यूरेशन अपने को काम में आने वाले हैं और उनके बारे में अपन रीड करने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे प्रोविजंस है जो अपने को अकाउंटिंग करते टाइम काम में आएंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उसमें देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए पार्टनरशिप में अपने सबसे पहले बात की, इसका अपने एक जो पीछे फीचर डिस्कस किया था वो क्या था कि पार्टनरशिप तब होती है जब दो लोग मिलके बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन उनके बीच में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जब उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे तो उनके पास में एक प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा। उस प्रॉफिट जो एग्रीमेंट में है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लेंगे। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड लिखी हुई है, इसमें बोलता है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो सारे पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वली सब पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। अगर सर फिर उस केस में क्या होगा जहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो जो जो रेशियो लिखा हुआ है, मान लीजिए 3, 4, 3, 2 ऐसे 4 पार्टनर है और इस रेशियो में लिखा हुआ है तो वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो में, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो सारा प्रॉफिट इक्वली सारे पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। दूसरा देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं करी हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर कुछ भी बात नहीं करी हुई तो पार्टनर्स को कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट कैन बी अलाउड व्हेन इट इज एग्रीड बाय पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट के बारे में तो ही मिलेगा, अगर नहीं लिखा हुआ है देन नो इंटरेस्ट।
अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो फिर पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग है, सेम कहानी यहाँ भी है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो ड्राइविंग्स पे चार्ज करेंगे। ड्राइविंग्स क्या होती है, देखिए पार्टनर्स जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। जो भी पार्टनर्स पैसा इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में उसको कैपिटल बोलेंगे, और जब उसको ज़रूरत होगी तो पैसा वापस भी निकालेगा। जब इंट्रोड्यूस करेगा तो उसको कैपिटल बोलेंगे, इंट्रोड्यूस करेगा तो उसको कैपिटल बोलेंगे, लेकिन जब उसको वापस निकालेगा तो उसको ड्रॉविंग्स बोलेंगे। जब वो पैसा वापस निकालेगा तो उसको ड्रॉविंग्स में लेंगे। तो जब पैसा वापस निकालता है, पैसा वापस निकालता है वो फर्म से, तो उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो उस पे उसके बारे में बोल रखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी पैसा इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स इफ देर इज नो मेंशन इन द डीड। डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर लिखा हुआ है तो जिस रेट से लिखा हुआ है उसी रेट से पार्टनरशिप का जो ड्राइंग्स हैं, पार्टनर्स का ड्राइंग्स है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बोलते हैं इफ़ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म। देखिए कई बार क्या होता है, फर्म को पैसे की ज़रूरत होती है तो पार्टनर्स क्या होते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करके। कैपिटल इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पहले से डिसाइड होता है कि हर पार्टनर जो है इतने इतने कैपिटल डिसाइड उसमें इंट्रोड्यूस करने वाला। मान लीजिए दो पार्टनर हैं, दोनों ने 2-2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए। अब फर्म को और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मिस्टर ए के पास पैसा है बट मिस्टर बी के पास पैसा नहीं है, तो मिस्टर ए चाहता है मैं इसको कैपिटल के रूप में न लगाऊं और फर्म को लोन कर दूं इस पैसों का। तो जो एडवांस पैसा देते हैं पार्टनर्स कई बार फर्म को रिक्वायरमेंट के टाइम पे, उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट फर्म जो है इंटरेस्ट पे करती है। तो अगर पार्टनरशिप डेट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी इस पर 6% हमेशा लेके चलना है। ये सबसे मेन है, ध्यान रखना। अगर पार्टनरशिप डेट में, बाकी में तो क्या था कैपिटल और ड्रॉविंग्स में तो क्या था कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हुआ है तो अपन कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते थे। लेकिन अगर लोन पे कोई भी पार्टनरशिप डीड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द लोन तो भी अपने को हमेशा 6% पर एनएम, 6% पर एनएम, ये हमेशा ध्यान रखना, 6% पर एनएम की रेट से हमेशा इंटरेस्ट वहाँ पे कैलकुलेट करना है। जब भी अपन अकाउंट्स बनाएंगे, पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स बनाएंगे वहाँ पे हमेशा 6% पर एनम लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही करना है। इसके बाद में एक लास्ट बच जाता है रेम्यूनरेशन, या इसको बोल दे सैलरी बोल दो, कमीशन बोल दो या रेम्यूनरेशन बोल दो, तीनों एक ही चीज़ है। सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन। अगर कोई भी पार्टनर के डीड में इसके बारे में कोई एग्रीमेंट किया हुआ है डीड में कि किस पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन या सैलरी दी जाएगी फॉर हिज एडिशनल वर्क। क्या होता है कई बार कोई पार्टनर किसी पार्टनरशिप टाइम में ज़्यादा टाइम डिवोट करता है, ज़्यादा वर्किंग करता है, तो उसके लिए अलग से सैलरी या कमीशन का वहाँ पे एग्रीमेंट कर देते हैं। तो अगर ऐसा कोई कमीशन है, एग्रीमेंट है वहाँ पे, तो उसको वो कमीशन या रेम्यूनरेशन अलाउ होगा। लेकिन अगर नहीं है, अगर ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो उसको कोई भी रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं होगा। लिखा हुआ है नो पार्टनर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी या रेम्यूनरेशन अनलेस स्पेशली मेंशन्ड, अनलेस स्पेशल मेंशन इन डीड या एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड बोल दो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो रेम्यूनरेशन या सैलरी वहाँ पे नहीं देंगे, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो उसको रेम्यूनरेशन या सैलरी भी दे देंगे। इसके बाद में एक दो जो है एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं, पार्टनर्स की लाइबिलिटी से रिलेटेड ही है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पार्टनर है, वो फर्म के कोई भी ट्रांजेक्शन्स हैं, फर्म का कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुआ और उसने चोरी छुपे उस ट्रांजेक्शन से कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया है, उसने क्या किया, फर्म का कोई भी ट्रांजेक्शन था और फर्म के ट्रांजेक्शन से उसने पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया है, तो कहते हैं कि जो भी उसने पर्सनल प्रॉफिट कमाया होगा, उस पर्सन ने, उस पार्टनर ने जो भी पर्सनल प्रॉफिट कमाया होगा, शैल पे टू फर्म। तो वो उस फर्म को उस जितना भी प्रॉफिट कमाया उस पेमेंट को, उस प्रॉफिट को फर्म को पे करने के लिए लाइबल होगा। कहता है इफ़ ए पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन्स, या तो फर्म के किसी ट्रांजेक्शन से उसने प्रॉफिट कमा लिया है, या फिर फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, फर्म की कोई प्रॉपर्टी या एसेट थी उसको यूज करके उसने कोई प्रॉफिट कमा लिया है, या कोई भी बिजनेस कनेक्शंस हैं, फर्म के कोई क्लाइंट वगैरह हैं उनसे कोई ट्रांजेक्शन्स करके उसने प्रॉफिट कमा लिया है, तो फिर वो कहता है कि जो भी उसने फर्म के नाम से या फर्म की एसेट का यूज करके कमाया है वो सारे के सारे वो फर्म को पे करेगा और उस पेमेंट के लिए उसकी एक लाइबिलिटी होगी, उस पे करने के लिए वो लाइबल होगा।
एक सेकंड थिंग क्या है कि फर्म जो भी बिजनेस कर रही है उसके कॉम्पिट में कोई दूसरा बिजनेस पार्टनर नहीं करेगा। अगर कोई पार्टनर वही बिजनेस करता है जो फर्म कर रही है, सेम बिजनेस अगर पार्टनर करता है सेम नेचर का और फर्म के साथ कॉम्पिटिशन करता है, तो उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट उसको हो रहा है, ही शैल बी लाइबल टू पे द फर्म, और वो जितना भी उस बिजनेस से जितना पैसा हो रहा है वो फर्म को पे करने के लिए लाइबल होगा। कौन सा? ऑल प्रॉफिट मेड बाई हिम इन दैट बिजनेस, उस बिजनेस से उसने जितना भी पैसा कमाया, कौन सा? सेम कैटेगरी वाला बिजनेस, सेम लाइन वाला बिजनेस जो फर्म कर रही है, अगर वही बिजनेस पार्टनर करता है और उससे जितना भी पैसा उसने कमाया है, तो सारा का सारा पैसा वो फर्म को पे करने के लिए लाइबल होगा। अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोल्व करते हैं एग्जाम्पल को। देखिए, एग्जाम्पल या क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है उस एग्जाम्पल या क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। अगर उसको केयरफुली रीड कर लिया तो मान लीजिए आधा सॉल्यूशन वहीं पे हो गया है। जल्दबाजी में अपन क्या करते हैं, एग्जाम्स में उस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते ही नहीं है और उसमें ऐसी कोई ना कोई छोटी बात दी हुई होती है जो अपन जल्दबाजी में मिस कर देते हैं और उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन अपने गलत हो जाता है। तो सबसे क्वेश्चन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसको केयरफुली रीड कर लिया जाए। उसमें अगर आपको केयरफुली रीड करने में 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो उसके लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि अगर आपने उसको केयरफुली रीड कर लिया है तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो उससे ज़्यादा टाइम ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। बार बार आपको क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा और उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके दिमाग में प्री प्रिंटेड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को केयरफुली अपन रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? दो पार्टनर की बात करिए, शुरू में ए और बी बोल रहे हैं। ए और बी कमेंस बिजनेस इन पार्टनरशिप। ए और बी ने एक पार्टनरशिप शुरू की है, मतलब कितने पार्टनर हो गए? ए और बी क्या हैं? दोनों पार्टनर हैं इस बिजनेस में। क्या है? पार्टनर हैं, ए है और बी है। ऑन 1 जनवरी 2019, उसने 1 जनवरी 2019 को दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप में। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। इन दोनों ने जो भी बिजनेस शुरू किया है, उन्होंने ये सिर्फ साथ में बिजनेस करना तो शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया है। ना ही तो ओरल बनाया है, मतलब ना ही तो उन्होंने ओरली कुछ डिसाइड किया है, ना ही रिटर्न में कोई एग्रीमेंट इन्होंने बनाया है। दे कॉन्ट्रीब्यूट ₹40,000, यहाँ पे रुपीज़ हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट ₹40,000 एंड ₹10,000 रेस्पेक्टिवली एज ए कैपिटल। दोनों ने क्या किया? मिस्टर ए ने जो है 40,000 रुपये कैपिटल लगाई और मिस्टर बी ने कितनी लगाई? 10,000 रुपये कैपिटल लगाई और बिजनेस को शुरू कर दिया 50,000 रुपये लगा के। 40,000 मिस्टर ए ने लगाई, 10,000 रुपये मिस्टर बी ने लगाए, कैपिटल इंट्रोड्यूस की और बिजनेस को शुरू कर दिया। इन एडिशन ए आल्सो एडवांस ₹20,000। ए ने साफ साफ लिखा हुआ, ए ने 20,000 रुपये फर्म को और एडवांस दे दिए। कब? 1 जुलाई 2019 को, यानी 6 महीने बाद में। बिजनेस 1 जनवरी को शुरू हुआ था, उसके 6 महीने बाद में ए ने 20,000 रुपये फर्म को लोन दे दिया, एडवांस दे दिया। लोन कह लो, एडवांस कह लो, दोनों एक ही बात है। ए मेड विथ एन एक्सीडेंट ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड कुड नॉट अटेंड टू द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30 जून 2019। ए को जो है, ए का 1 अप्रैल को कोई एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से उसने 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, यानी पूरे 3 महीने, अप्रैल मई और जून, 3 मंथ्स तक उसने पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं किया, कहीं पे से भी उस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया और वो बेड रेस्ट पे चला गया। द प्रॉफिट, अब आगे क्या बोलता है? कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब 2019 के लिए 1 जनवरी से जो बिज़नेस शुरू किया है ना उन्होंने, 1 जन से जो बिज़नेस शुरू किया है उन्होंने, उस ईयर के लिए इन्होंने प्रॉफिट बोलता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के लिए जो पूरे 12 महीने बिजनेस चला, उसमें उन्होंने 50,600 का बेनिफिट कमाया है, प्रॉफिट कमाया ₹50,600 का। इसके बाद में बोलता है डिस्प्यूट हैविंग बीन अराइजन बिटवीन देम फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब क्या हुआ है? दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो गया है, दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है कि प्रॉफिट को बांटना कैसे है। जैसे ही प्रॉफिट हाथ में आया और दोनों को पैसा दिखा और दोनों लड़ना शुरू कर दिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके कि किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब दोनों ने क्या क्या कहा है वो दे रहे हैं। ए ने क्या कहा वो दे रखा है। ए कहता है कि उसको जो इंटरेस्ट है वो 10% मिलना चाहिए ऑन कैपिटल
एंड लोन, उसने जो 20,000 रुपये का एक तो फर्म को लोन दिया था और 40,000 रुपये की कैपिटल लगाई थी, तो वो बोलता है मुझे दोनों पे 10% इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। और दूसरा कहता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल, और कहता है कि प्रॉफिट जो है उस कैपिटल के रेशियो में बढ़ना चाहिए। तो कैपिटल का रेशियो क्या है, 40,000 ए ने लगाई थी, 10,000 बी ने लगाई थी, यानी 4:1 बोल सकते हैं अपन, 4:1 का रेशियो है कैपिटल का। तो ए बोलता है कि जो उन्होंने कैपिटल लगाई और लोन दिया फर्म को, उस पर तो 10% इंटरेस्ट अलग से चाहिए, और उसके बाद में जो भी प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट को 4:1 के रेशियो में, यानी कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाना चाहिए। ये मिस्टर ए बोल के चल रहा है। अब मिस्टर बी क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं हम। मिस्टर बी बोलता है, कहता है कि नेट प्रॉफिट जो है इक्वली बंटना चाहिए। मिस्टर बी ने बोला कि जो भी प्रॉफिट है उसको 1:1 के रेशियो में बांट दो, इक्वल में बांट दो। उसके बाद में बोलता है ही शुड बी अलाउड रेम्युनेशन ऑफ ₹1,000 पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एज इलनेस। वो कहता है कि 3 महीने ए आया ही नहीं था, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक 3 महीने नहीं आया था। 3 महीने उसने अकेले ने काम किया, तो उस 3 महीने पे जो अकेले ने काम किया उसके लिए वो 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अलग से चार्ज करने वाला है, उसको अलग से रेम्युनेशन मिलना चाहिए उन 3 महीनों के लिए। इसके बाद में एक और पॉइंट वो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन टू 6% रेट के हिसाब से। वो कहता है कि जो भी कैपिटल लगाई है ए ने और बी ने, और जो ए ने लोन दिया है फर्म को, उस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो कहता है कि 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 10% जो ए बोल रहा है वो सही नहीं है, 6% की रेट से इंटरेस्ट दे दो, बस ठीक है, इतना ही। अब आपसे पूछा क्या गया है, डिमांड क्या की है क्वेश्चन ने, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू लॉ, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, और जो भी आप बता रहे हो उसके प्रॉपर्ली आपको रीजन भी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी कि ऐसा क्यों किया है आपने। अब देखिए, आ जाइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब सबसे पहले क्वेश्चन में अगर अपने ध्यान से देखा होगा तो एक चीज़ शुरू में बोल दी थी उन्होंने, कहता है इसमें यहाँ पे उन्होंने बोला था नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड आइदर ओरल और रिटन। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है उन दोनों के बीच में। तो अपन ने अभी जब पहले रीड किया तो उसमें एक चीज़ देखी थी अपन ने, जब अगर नो डीड या नो एग्रीमेंट, ये दो सिचुएशन होती हैं, डीड बोल दो एग्रीमेंट बोल दो, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं है, या उन दोनों के जो भी पार्टनर्स में दो या दो से ज़्यादा, उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो एक तो कैपिटल, एक ड्रॉविंग्स, एक लोन, एक रेम्युनरेशन, ये 4 चीज़ें देखी थी अपन ने। कहता था अगर डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। ड्रॉविंग्स पे भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ड्रॉइंग पे भी इंटरेस्ट फर्म को नहीं मिलेगा। कैपिटल पे पार्टनर को मिलता है, ड्रॉइंग्स पे फर्म को मिलता है कि फर्म चार्ज करती है पार्टनर से। इसके बाद में जो पार्टनर लोन दे रहे हैं फर्म को, उस पर अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो भी 6% पर एनएम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भी। और रेम्युनरेशन की बात करते हैं, रेम्युनरेशन में बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो रेम्युनरेशन बोल दो या सैलरी बोल दो या कमीशन बोल दो पार्टनर्स को, ये तीनों चीज़ें कुछ भी नहीं मिलने वाली है अगर पार्टनरशिप डीड में प्री डिसाइडेड नहीं है तो अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, ए ने बोला था, ए बोलता है हमें 10% वो दे दो, 10% इंटरेस्ट दे दो उस पर कैपिटल पे भी और लोन पे भी। तो ए का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि 10% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे डीड नहीं है, इसलिए कुछ भी इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं मिलेगा। और लोन पे भी 10% तो नहीं मिलेगा, लेकिन 6% इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा मिस्टर ए को, जो उसने 20,000 रुपये एडिशनली लोन दिया है फर्म को, उस पर उसको 6% पर एनएम की रेट से इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद में ड्राइंग्स तो उन्होंने की नहीं है, तो ड्राइंग्स का यहाँ पे पॉइंट होता नहीं है। रेम्युनरेशन की डिमांड कर रहा है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने क्या किया था, 3 महीने एक्स्ट्रा काम किया था, 3 महीने एक्स्ट्रा काम किया था जब मिस्टर ए के एक्सीडेंट हो गया था और वो बेड रेस्ट पे चले गए थे। उस टाइम पे मिस्टर ए ने क्या किया था, मिस्टर बी ने अप्रैल से जून तक 3 महीने एक्स्ट्रा वर्किंग की थी। उस टाइम पे मिस्टर ए एब्सेंट थे, तो उन 3 महीनों के लिए बोलता है कि मुझे जो है ₹1,000 पर मंथ की रेट से सैलरी बोल दो या रेम्युनरेशन यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर रेम्युनरेशन के बारे में भी डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो डीड ही नहीं है, लिखने की तो दूर की बात है, यहाँ पे डीड ही नहीं है। तो डीड जब बनी नहीं है तो रेम्युनरेशन भी अलाउ नहीं होगा।
तो आ जाओ जो है अब इसको प्रॉफिट को अपन शेयर कर देते हैं, प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे नहीं, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे नहीं, लोन पे जो है 6% इंटरेस्ट दे देंगे और रेम्यूनरेशन बी को देंगे नहीं। ये अपन ने डिसाइड कर लिया है क्योंकि डीड यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। तो अब कैसे सोल्यूशन होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले अपन लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग, बिफोर इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन। इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया, रेम्यूनरेशन भी चार्ज नहीं किया। ₹50,600 का अपने पास प्रॉफिट हुआ है। उसमें से लेस कर देंगे अपन क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। ओनली लोन पे जो इंटरेस्ट है वो देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। कैपिटल पे इंटरेस्ट कोई भी नहीं देंगे और ड्राइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे नहीं। तो लोन पे इंटरेस्ट देंगे कितना, 20,000 का मिस्टर ए ने लोन दिया है फर्म को, 6% की रेट से उस पर इंटरेस्ट आएगा और कितने 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 600 रुपये ये इंटरेस्ट हो जाएगा, ₹600 का इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो जो बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस नेट प्रॉफिट है, बैलेंस नेट प्रॉफिट जो है ₹50,000 को, उनको उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। किसमें, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, मिस्टर ए के और मिस्टर बी के। ए के और मिस्टर बी के कितने में हो जाएगा, 1:1 के इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो शेयरिंग रेशियो कहाँ से आएगा। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसका आ जाएगा ₹25,000 और उसका भी, मिस्टर बी का भी आ जाएगा ₹25,000। ये दोनों का कर दिया अपन ने। मिस्टर ए को जो है 600 रुपये इंटरेस्ट के और मिल जाएंगे, तो टोटल मिल जाएंगे इसको ₹25,600 करके टोटल इसको अमाउंट मिल जाएगा। और मिस्टर बी को जो है कोई इंटरेस्ट वगैरह मिला नहीं है, तो रेम्यूनरेशन भी इसको मिला नहीं है, तो इसके ₹25,000 ही इसके शेयरिंग में आएंगे। तो ऐसा करके अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। देखा कि जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से अपन ने इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिस्टर ए को पे किया उसको रिमूव कर दिया और जो बाकी बच गया उसको इक्वली डिवाइड कर दिया और इंटरेस्ट अमाउंट टोटल जोड़ दिया। तो ये जो है टोटल शेयरिंग मिस्टर ए की हो जाएगी, ये टोटल शेयरिंग मिस्टर बी की हो जाएगी। प्रॉफिट की नहीं, टोटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें अपन ने ए का इंटरेस्ट भी जोड़ दिया है। अब ये जो 600 है ना, ये ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में अपन इसको दिखाते हैं। इसी के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। कैसे बनता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, क्या क्या उसमें टर्म्स हैं, क्या क्या चीज़ों को एडजस्टमेंट करते हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीखेंगे। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच।